अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन में कहते हैं कि टू चार्जेस व्हेन 10 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, हमारे पास दो चार्जेस हैं जो कि 10 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, 10 सेंटीमीटर के फासले पर रखे गए हैं। सही है। अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स। ठीक है, फोर्स ऑफ न्यूटन्स, फोर्स एफ कह लें आप, फोर्स एफ ऑफ न्यूटन्स। ठीक है, व्हेन 5 सेंटीमीटर अपार्ट, जब इसको हम लोग 5 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, रखेंगे तो दिस चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, किस फोर्स से हमने ये बताना है। देखिए कूलम्स लॉ से हमें पता है कि कूलम्स लॉ हमारे पास क्या है कि F इज इक्वल्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो कूलम्स लॉ जो है बेसिकली वो हमारे पास ताल्लुक फोर्स का डिस्टेंस से इन्वर्स होता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसी रिलेशन को हम इस तरह से बना सकते हैं कि F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स, ठीक है, R2 अपॉन R1, और R2 का भी स्क्वायर होगा, R1 का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, इन पूरे का हम स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर F1 जो है बेसिकली हमारे पास F1 के बराबर, F1 जो है बेसिकली हमारे पास ये बराबर है F के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया F। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे F1 को हम पुट करते हैं यहाँ पर F के बराबर। ठीक है, F2 हमने फाइंड आउट करना है, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ये R1 गिवन था तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है, सेंटीमीटर, और ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर R2, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हो जाएगा होल स्क्वायर 10, ये हम सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा 1/2। सही है, सो सिंपल यहाँ पे हो जाएगा F ओवर F2 इज इक्वल्स, ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर। सो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 1/4, तो ये 4 इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F2 विल बिकम 4F। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो F2 आ रहा है वो 4F के बराबर आ रहा है, तो D हमारे पास राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि हमारे पास द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज 28 न्यूटन, ये हमारे पास F गिवन है। If the paraffin wax of relative permittivity 2.8 introduced between the charges as a medium, then the force reduces to। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स क्या होगी हमने ये बताना है। तो इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट आपको पता है कि हमने अभी लेक्चर में देखा था कि हमें अगर रिलेटिव परमिटिविटी से अगर हमें पूछे कि हमसे भाई फोर्स क्या होगा, तो हम सिंपल फॉर्मूला क्या है इसका, एफ डैश इज इक्वल्स, ठीक है, एफ डिवाइडेड बाई रिलेटिव परमिटिविटी। तो सिंपल एफ हमारे पास कितना है 28, एंड रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमारे पास है 2.8। ठीक है, ये हो जाएगा 2.8, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28 ओवर 28, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहाँ से हमने इस पॉइंट को उठा के ऊपर लगा दिया 10। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल, कितना बचा 10, तो वी हैव 10 न्यूटन विच इज ऑप्शन डी। तो डी हमारे पास यहाँ पर बेसिकली राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि इफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ईच ऑफ द टू बॉडी इज डबल, अगर हम क्वांटिटी ऑफ चार्ज को डबल करेंगे द फोर्स बिटवीन दैम, तो हमें ये पता है कि हमारे पास जो बेसिकली फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के। राइट, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, तो Q1 को भी हमने डबल किया और Q2 को भी डबल किया, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 2 और ये भी हो जाएगा 2, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 4। तो हमारे पास बी जो है ये राइट आंसर है। ओके, आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखते हैं कि हमारे पास द यूनिट ऑफ चार्ज इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में हमारे पास चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट में हमारे पास जो चार्ज की यूनिट है वो कूलम होती है, तो सी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच व्हेन प्लेस 1 मीटर, 1 मीटर के फासले पर रखा है हमने 1 कूलम चार्ज
फ्रॉम एन आइडेंटिकल चार्ज, ठीक है ना, आइडेंटिकल चार्ज से, यानी कि चार्जेस एक जैसे हैं, दोनों 1 कूलम के हैं, इन वैक्यूम और एयर रिपेल्स विद अ फोर्स ऑफ, ठीक है, फोर्स हमारे पास क्या होगी इन दोनों चार्ज के दरम्यान, हमने ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंपल एफ इज इक्वल्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखें अल्टीमेटली हमारे पास Q1 है 1, Q2 है 1, R हमारे पास है 1, ठीक है, ये हमारे पास R है 1 का स्क्वायर, इसका मतलब ये पूरी चीज़ हमारे पास 1 के बराबर है, ठीक है। तो सिंपल 1 जो है वो K से मल्टीप्लाई होगा, तो K की वैल्यू क्या होती है 9 एक्सपोनेंट 9, राइट। तो ये हमारे पास फोर्स है 9 एक्सपोनेंट 9, तो D हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने ये बताना है, ठीक है। तो एक हमारे पास जो बेसिकली एक कूलम चार्ज है, इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 6.25 एक्सपोनेंट 18, तो सी हमारे पास राइट आंसर है। इसको फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला Q इज इक्वल्स एन ई, ठीक है। तो 1 कूलम n फाइंड आउट करना है और E हमारे पास है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, तो जब इसको आप डिवाइड कराएंगे तो यहाँ से आपको n मिल जाएगा, जो कि हमारे पास बराबर होगा 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। सो सी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं द मिनिमम चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन नॉट बी लेस देन, ठीक है ना, किसी भी बॉडी पर जो हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है मिनिमम, वो जो है कम से कम है, उससे कम नहीं हो सकती, तो वो हमारे पास है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है बेसिकली उसके बराबर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, तो हमारे पास जो बी है ये राइट आंसर है, इससे जो है वो चार्ज की वैल्यू कम नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है द स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कुड बी फेल्ड बाय अनदर चार्ज प्लेस, ठीक है। बेसिकली वो स्पेस, वो हमारे पास स्पेस जो कि एक चार्ज बॉडी अगर बाहर से आए तो वो अपने ऊपर फोर्स फिल करे, चार्ज बॉडी की बात हो रही है तो इसका मतलब फील्ड कौन सी बनेगी इलेक्ट्रिक, तो ए हमारे पास राइट आंसर है, इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, सही है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है बेसिकली एट एनी पॉइंट सराउंडिंग द चार्ज Q इज डिफाइंड एज, तो हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई को हम बताते हैं किस तरह से, तो सिंपल है, हमने ई बताना है तो ई क्या होगा द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली ई हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। 10 में कहते हैं कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, इन चारों में से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आता है कॉस, याद है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, जहाँ पर कॉस है वो स्केलर क्वांटिटी है, राइट। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो इसका मतलब हमारे पास है सी राइट आंसर। इलेक्ट्रिक करंट भी हमारे पास क्वांटिटी है स्केलर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है, सही है, लिहाजा सी हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं इन एसआई यूनिट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं किसमें, ये बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल्स एफ ओवर क्यू नॉट, इसका मतलब ऊपर फोर्स है तो ये आ जाएगा न्यूटन, और नीचे चार्ज है हम लिखेंगे कूलम, तो न्यूटन पर कूलम यानी कि न्यूटन कूलम इनवर्स, तो डी हमारे पास राइट आंसर है, इसको ऊपर आगे अल्टीमेटली हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंटेड बाय, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो हमारे पास जवाब है जब हमारे पास क्या है इसका आइंस्टाइन कूलम न्यूटन फेराडे, जब हमारे पास है फेराडे, ठीक है। तो फेराडे ने बेसिकली जो है इसका हमें कॉन्सेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं द पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज 5 माइक्रो कूलम, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, सही, यानी कि वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो वोल्टेज के लिए फॉर्मूला क्या था के, ठीक है, क्यू अपॉन आर, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 एक्सपोनेंट, ठीक है 9
Q हमारे पास क्या है 5 माइक्रोकूलम, तो इसको हम लिखेंगे 5 एक्सपोनेंट -6, ठीक है। और R हमारे पास कितना है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर बेसिकली इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 100, तो ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, 0.5 मीटर, तो यहाँ पुट कर दीजिए आप 0.5, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो सारे एक्सपोनेंट एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाई 5, ये पावर है हमारे पास, चलें इसको लिखते हैं 10 की पावर 9 माइनस 6। अब ये है हमारे पास 0.5, तो अगर मैं इसको 5 कर दूं तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 10, और इसकी पावर कितना है 1 है, तो यानी कि इस 1 को हम डायरेक्ट इसमें ऐड कर लेते हैं, तो +1, ठीक है। 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 9 एक्सपोनेंट 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 9 में से अगर हम माइनस करते हैं 6 को कितना बचेगा 3, और ये हो जाएगा हमारे पास उसमें 1 ऐड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, यानी कि 9 एक्सपोनेंट 4, तो सी हमारे पास राइट आंसर है, ठीक है, 9 एक्सपोनेंट 4। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, ठीक है ना, कि वो जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है। न्यूट्रॉन जो है वो बेसिकली न्यूट्रल है, तो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। चार्ज पार्टिकल हमेशा शो करता है डिफ्लेक्शन, सही है। एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, गैमा रेज भी मासलेस चार्जलेस, ठीक है, एक्स रेज की भी कहानी है। बीटा पार्टिकल है, और बीटा पार्टिकल चार्ज रखता है, तो इसका मतलब है कि डिफ्लेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि रेस्ट में है, तो ओनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, ठीक है, नाइदर मैग्नेटिक फील्ड ओनली या मैग्नेटिक फील्ड बोथ। तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो रेस्ट में है, तो प्रोड्यूस करता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर एक चार्ज मूव करेगा तो बेसिकली जो फील्ड बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, बोथ, ठीक है। और अगर रेस्ट में होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमारे पास बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और हमारे पास अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो बेसिकली इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमने ये डिस्कस करना है, सही। तो हमारे पास बेसिकली सपोज डैट के ये हमारे पास है चार्ज, तो इससे फील्ड लाइन जाएगी बाहर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, आउटवर्ड। तो अगर ये फील्ड आउटवर्ड जा रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, फोर्स लाइन है, राइट, और वही एरिया से पास हो रहा है, ये फॉर एग्जांपल इस एरिया से पास हो रहा है, ठीक है, ये इस एरिया से पास हो रहा है, सपोज दैट ये हमारे पास है एरिया। तो ये जो बेसिकली एफ है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, ये इस एरिया से पास हो रही है जो कि हमारे पास पैरेलल है, और हमेशा ही ऐसी होगा जाहिर है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। 17 में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इंटेंसिटी जो है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कैसे वेरी करती है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है E इक्वल्स के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो हमारे पास डिस्टेंस के साथ ये वेरी करती है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ है बेसिकली, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो सिंपल है, डिक्रीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, इंक्रीज तो नहीं होगा, तो इसका मतलब है डी हमारे पास यहाँ पे बी और सी तो वैसे कैंसिल करें, डी में डिक्रीज इनवर्सली विद डिस्टेंस है, तो डी भी नहीं है, डिक्रीज तो हो रहा है बट यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो ये हो जाएगा डिक्रीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ए हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। नाइट डिस्टेंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक चार्ज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है ना। अगर हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस की बात की जाए, यानी कि डिस्टेंस यानी कि आर जो है बेसिकली हमारे पास इन्फिनिटी है, तो अगर आर इन्फिनिटी होगा तो फिर ई याद रखें 0 होगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि सिंपल है, रिलेशन क्या है भाई, ई हमारे पास है 1/r²। अब इस स्क्वायर को भी अगर आप छोड़ दें तो 1/infinity क्या होता है 0 होता है। इफ समथिंग इज इन्फिनिटी देन द क्वांटिटी विच इज
रिलेटेड टू दिस क्वांटिटी विल बी जीरो। अगर ई किससे रिलेटेड है, बेसिकली आर से। अब अगर आर इन्फिनिटी है तो अल्टीमेटली ई क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं वो पासेज हो रही हैं किसी सर्टेन एरिया से। तो बेसिकली ये क्या क्वांटिटी बनाती है, जवाब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और सिंपल फ्लक्स की डेफिनेशन भी तो यही है। 21 में कहते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वेक्टर एरिया के साथ तो हमें क्या मिलता है, यानी कि ई डॉट डेल्टा ए, ये किसके बराबर है, सिंपल ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर है, फाई ई। तो ए हमारे पास राइट आंसर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डैश क्वांटिटी, स्केलर, यहाँ पे डॉट है तो इसका मतलब ये हमें जो क्वांटिटी देगा वो अल्टीमेटली क्या होगा, स्केलर होगा। 23 में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस डिपेंड्स अपॉन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बेसिकली फ्रॉम एनी सरफेस या फ्रॉम सरफेस, ये डिपेंड किस पे करती है, हमें बेसिकली ये डिस्कस करना है। सही है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, देखें फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये ई पर भी डिपेंड कर रहा है, राइट। अगर ई ज़्यादा होगा तो ये फाई ई ज़्यादा हो जाएगा। अल्टीमेटली एरिया पर भी डिपेंड करेगा एंड डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारे पास कॉस थीटा आता है। अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा ई डेल्टा ए कॉस थीटा। सो ये हमारे पास ई पर भी डिपेंड करेगा, ए पर भी डिपेंड करेगा एंड एंगल पर भी डिपेंड करेगा, राइट, तीनों पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेसिकली वो तीनों पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एरिया, डायरेक्शन। तो इसका मतलब है सब, ऑल ऑफ द अबव। तो डी हमारे पास राइट आंसर है। 24 में कहते हैं कि द करंट कैरिड थ्रू अ कॉपर वायर इज ड्यू टू। सही है, हमारे पास बेसिकली एक कॉपर वायर से करंट पास हो रहा है, तो वो करंट जो है बेसिकली क्यों पास हो रहा है, ड्यू टू द मोशन ऑफ डैश। जवाब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। 25 में कहते हैं द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगी, तो अभी देखा है हमने कि फ्लक्स हमारे पास बेसिकली क्या है, ई डेल्टा ए कॉस थीटा। ठीक है, अब फ्लक्स की यूनिट पूछ रहे हैं हमसे, तो भाई कॉस थीटा की तो यूनिट होती नहीं है, छोड़ते हैं इसको। अब ई हमारे पास क्या होता है, एफ अपॉन क्यू, राइट, और ये हो जाएगा डेल्टा ए एरिया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमारे पास सिंपल ये हो जाएगा, फोर्स है तो ऊपर आएगा न्यूटन, नीचे आ जाएगा कूलम, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एरिया है। तो आप चेक करें विच ऑप्शन इज करेक्ट, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर, ये नहीं होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम की पावर, ये भी 2 है, नीचे नहीं हो सकता, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, और ये बचा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, डी हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, तो डी हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे हैं when the angle between the surface area delta A and the electric field intensity is zero, the flux through delta A is maximum। फ्लक्स मैक्सिमम होता है क्योंकि फ्लक्स में फॉर्मूला, फ्लक्स के फॉर्मूले में हमारे पास आता क्या है, तो सिंपल है, ई डेल्टा ए आता है। ठीक है, ई डेल्टा ए कॉस थीटा आता है। तो मैक्सिमम कब होता है, जब हमारे पास थीटा 0 डिग्री हो। 0 का मतलब क्या है, पैरेलल। और 0 कब होता है, जब थीटा हमारे पास 90 डिग्री होता है। तो ये बन जाता है बेसिकली हमारे पास 0। तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा मैक्सिमम। 27 में लिखा हुआ है व्हेन द एंगल बिटवीन द सरफेस एरिया डेल्टा ए एंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 90 डिग्री। तो 90 पर क्या होगा, 0। तो जवाब क्या है, सी। गॉसेस लॉ कैन ओनली बी एप्लीकेबल टू अ क्लोज सरफेस। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ अ स्फीयर हैविंग अ पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर डिपेंड्स अपॉन द। सही, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमने बेसिकली ये बताना है। सही, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता, रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है कि जितना हमने चार्ज जो है इनक्लोज किया इनसाइड द स्फीयर। तो बेसिकली सी पर डिपेंड करेगा। 30 में कहते हैं द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो स्फीयर। अगर हमारे पास एक होलो स्फीयर है तो उस होलो स्फीयर में बेसिकली जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होगी, जवाब है 0। तो बी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहे हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी की एसआई यूनिट बताइए। देखें
हमें पता है कि हमारे पास जो फोर्स है बेसिकली वो क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से के की यूनिट को फाइंड आउट करें तो बेसिकली के क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, सही है। तो यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम तो ये होगा कूलम का स्क्वायर। ये हमारे पास अभी के की यूनिट। हमें पता है कि के किसके बराबर है, के बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो के जो है वो एप्सिलॉन नॉट से इनवर्स रिलेशन है। जो के की यूनिट बनेगी अल्टीमेटली उसका रिवर्स किसकी बन जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की बनेगी। तो के की यूनिट क्या है, ये है। इसका रिवर्स क्या होगा, सी स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो नाउ लेट्स चेक करें इसको आप, कि सी स्क्वायर न्यूटन इनवर्स कूलम, ये हमारे पास सही है, कूलम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन -1 और -2, तो इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे -1 आएगा, -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट है। फिर कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग विच फार्मूला, इन चारों में से बताना है हमने, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, ई है। तो ई कैसे कर सकते हैं मेजर, सिंपल है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पाई ई किसके बराबर है, डेल्टा, सॉरी ये हमारे पास है फाई ई, ये बराबर किसके हमारे पास, ई डॉट ई डेल्टा ए के। चलें ऐसा कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा ए को भेजेंगे डिवाइड में तो ई हो जाएगा सेपरेट। तो इसका मतलब ई कैसे आ सकता है, फाई ओवर ए, राइट। इसको भेजना है डिवाइड में, तो फाई ओवर ए, बी हमारे पास राइट आंसर है। फाई ओवर ए से हम लोग क्या हासिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इफ अ यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स 10 न्यूटन, एक यूनिट चार्ज से मुराद है 1 कूलम चार्ज, जो कि एक्सपीरियंस कर रहा है 10 न्यूटन फोर्स एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अल्टीमेटली जवाब हमें पता ही है 10, सही है। 10 कैसे होगी, अगर आपको सॉल्व करना आप सॉल्व कर सकते हैं। ई हमारे पास बराबर है एफ अपॉन क्यू के, राइट। अब फोर्स कितना है 10 और हमारे पास चार्ज कितना है 1 कूलम, तो अल्टीमेटली जवाब क्या आएगा 10 आएगा। तो इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 में कहते हैं कि इन वेक्टर फॉर्म द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। हमारे पास दो चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, अपोजिट हैं, तो उनमें जो हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा उसकी वेक्टर फॉर्म क्या है। तो पहले तो आप आ जाइए उस फॉर्मूले के ऊपर, सिग्मा ओवर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। अगर हमें लिखना है इसको डायरेक्शन के साथ तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा एरो और यहाँ पे आ जाएगा आर कैप, बस। तो आप चेक कर लें, ये हो जाएगा बी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास सिग्मा है, ठीक है, ये हमारे पास सिग्मा है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो सिंपल आ जाएगा आर। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहे हैं इफ द मीडियम बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बी एयर और वैक्यूम, सही है। अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान जो हमारे पास मीडियम है वो एयर है या फिर वैक्यूम है, देन द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होगी हमने ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाइए फॉर्मूले पे, तो सी हमारे पास बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी के। ये फॉर्मूला होता है जब हम लोग बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अब हमें पता है कि भाई Q किसके बराबर है, तो Q हमारे पास बेसिकली बराबर होता है CV के। Q बराबर है CV के, C यहाँ से क्या आएगा, Q बाय V इज इक्वल C। तो इस C की जगह पर पुट करें आप Q अपॉन, ठीक है, V, और यहाँ पर क्या बचेगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो चेक करें Q अपॉन V विच इज विच वन, Q अपॉन V, Q ओवर V A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो हमारे पास सी राइट आंसर है। इन्होंने चार्ज को लिखा हुआ है कैपिटल Q से, बस हमने इसको लिखा हुआ है स्मॉल Q से, तो अल्टीमेटली बोथ आर सेम, दोनों यहाँ पे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहते हैं द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, विद एन इंसुलेटिंग सब्सटेंस एज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू इट्स कैपेसिटेंस विद वैक्यूम एज मीडियम बिटवीन देम। यानी कि कह रहे हैं कि अगर हम कैपेसिटेंस का रेशियो निकालें, सही है ना, तो बेसिकली सवाल कुछ इस तरह से पूछा जा रहा है कि अभी हमने ऊपर भी देखा है ना कि अगर हमारे पास
बेसिकली अगर हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अगर हम रिप्लेस करवाते हैं इनसाइड द कैपेसिटर, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या हो जाती है, तो सिंपल हमारे पास बेसिकली जो C प्राइम होता है बेसिकली वो हमारे पास होता है C मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन आर। सही है, ये C होता है कैपेसिटेंस जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, वैक्यूम एज अ मीडियम या एयर की बात करते हैं। सही है, और ये जो हमारे पास C प्राइम है ये होता है बेसिकली इंसुलेटिंग मटेरियल, जब हम इंसुलेटिंग मटेरियल को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इंसर्ट करवाते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल। सही है, इंसुलेटिंग मटेरियल हमारे पास है। सो अब ये C प्राइम की वैल्यू क्या होगी, तो अल्टीमेटली देखें आप जो भी C वैक्यूम है इससे ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो जवाब क्या आएगा हमारे पास, इसका जवाब इसका हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें ऑप्शंस हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शंस जो है वो मुझे बेसिकली कलर लग रहे हैं। ठीक है, ऑप्शंस बेसिकली यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, तो बेसिकली ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास जैसे लिखा हुआ है सिंपल कांस्टेंट, तो इररेलेवेंट है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये नहीं हो सकता। बी हमारे पास है कूलम कांस्टेंट, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनका रेशो निकालना है सी प्राइम का सी के साथ, तो ये हो जाएगा सी प्राइम अपॉन सी इज इक्वल्स एप्सिलॉन आर। सही है, तो ये क्या दे रहा है आपको, ये दे रहा है आपको डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट कांस्टेंट, तो ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इस ई आर को हम क्या पढ़ते हैं, डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, राइट। तो बेसिकली आप जो है वो पहले तमाम थ्योरेटिकल आप जो है वो कॉन्सेप्ट्स को पहले आप देखें वीडियोस के अंदर, और फिर उसके बाद आप एमसीक्यूज की जाने पाएँ। सही, तो चीज़ें आपको फिर आसान लगेंगी। तो इट इज़ माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप पहले जो है वो थ्योरेटिकल करें और उसके बाद फिर आप एमसीक्यू सॉल्व करें। ऑल राइट, अगर आपको मजीद प्रैक्टिस करने हो, क्वेश्चन बैंक चाहिए हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। होप सो आपके सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।